हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ा और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust must obtain an annual interest of A पार्ट है इसका जो कि है 1800 अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए हो, और B पार्ट है जिसमें 2000 इंटरेस्ट चाहिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें देखिए मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करनी है। मैट्रिक्स अपने आप में एक अलजेब्रा है, मैट्रिक्स अपने आप में एक अलजेब्रा है, तो वही हमें यूज़ करनी है और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना जो भी 1800 आना चाहिए हमारा वो निकालेंगे इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, हम x मान लेते हैं। फर्स्ट बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसे मैं x मान लूँगा, ठीक है, x इन्वेस्टेड। तो इससे क्या होगा, 30,000 माइनस x रुपीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट हो जाएंगे सेकंड बॉन्ड में, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है। तो देखिए जब हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ा था पहली बार, जब मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो मैंने बताया था कि अगर मैं एक रो मैट्रिक्स लूँ जो कि किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो मैंने कहा 1/n, और एक कॉलम मैट्रिक्स ले लूँ जिसका ऑर्डर है n/1, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। जब हमने ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा तो क्या देखा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें यूज़ करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हमने, माना ये लेट किया हमने, और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हुए 30,000 रुपीज़ माइनस x, बचे हुए जो भी अमाउंट होगा वो इंट्रोड्यूस किया हमने। तो हमने पहला मैट्रिक्स बना लिया जो इन्वेस्टमेंट का है, जो कि एक रो मैट्रिक्स होगा। तो x रुपीज़ मैंने पहले में ले लिए और 30,000 माइनस 30,000 माइनस x मैंने दूसरे बॉन्ड में ले लिए। तो हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो गया, 1/2 ऑर्डर का हो गया। सेम इसी तरीके से ये भी हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है, देखिए पहले वाले में जो वो है इंटरेस्ट है वो 5,000 है, और दूसरे वाले में 5% है, और दूसरे वाले में 7% है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 5% क्या होता है, 5% जो होता है वो 5/100 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5/100, और 7% को इसी तरीके से 7/100। तो देखिए x कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया 5/100 के, और 30,000 माइनस x कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया 7/100 के। तो कितनी रोज आई, 2 रोज आई। तो इसी तरीके से हमें जो इसका आंसर आएगा सॉल्व करके वो क्या है, 1800 है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 1800, कुछ ऐसा मुझे चाहिए। मैट्रिक्स एक टूल है, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मैट्रिक्स एक टूल है। तो उसी टूल की ये एप्लीकेशन है जो क्वेश्चन नंबर 19 है। उस पहला एप्लीकेशन क्वेश्चन है हमें जो मिला है अब तक एनसीईआरटी में, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 5/100, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 7/100। ये एक मैट्रिक्स बन गया, और ऑर्डर क्या होगा, 1/1 का, जैसा कि हमने अभी तक देखा हुआ है। और ये तो है ही 1800। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उस हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। 5x
बाय 100 प्लस जब इसे कैंसिल आउट करूँगा मैं तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल होंगी तो कितना आएगा 2100 माइनस 7x बाय 100। ये आएगा हमारा इस साइड 1/1 ऑर्डर का तो चल ही रहा है ये, और 1800 1/1। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2100 माइनस 2x बाय 100 1/1 इज इक्वल्स टू 1800। तो देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो 2100 माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1800 हो जाएगा। और वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे तो क्या आएगा 2100 माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 2x बाय 100। और इसे मैंने फर्दर और सॉल्व किया तो क्या आया 300 इज इक्वल्स टू 2x बाय 100 और 300 इंटू 100 बाय 2 इज इक्वल्स टू x। तो 2 से मैं इसे कैंसिल कर दूंगा तो 150 और x की वैल्यू आ गई 15,000। तो पहले बॉन्ड में 15,000 रुपीज़ होंगे फर्स्ट बॉन्ड में, और सेकंड बॉन्ड में कितने होंगे, फर्स्ट बॉन्ड में कितने हैं 15,000 हैं, और सेकंड बॉन्ड में भी फिर 30,000 माइनस एक्स विच इज़ 15,000। तो यहाँ भी 15,000 ही हो जाएंगे। अच्छा देखिए ऐसा लग सकता है आपको कि पहली बार इस तरीके से हमने कोई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बिल्कुल इसी तरीके से तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर किया करते थे। उसमें क्या करते थे हम, उसमें एक एलिमेंट से हम अगर मैं डायरेक्ट करता तो मैं कैसे करता, थ्रू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से x रुपीज़ 5% से करें तो 5% इज 5/100, और बाकी जो बचे हुए हैं 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स जो बचे हुए हैं वो 7% से कर दिए, रिजल्टेंट क्या आया 1800। और ये एज इट इज तो ये है, जब हम इसे सॉल्व करके लाए तो यही तो आया ये। तो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, यहाँ पर तो एक वेरिएबल था, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को मैट्रिक्स बहुत ईजिली आसान बना देता है, बहुत ईजिली हम उनसे, जैसे 3 वेरिएबल के क्वेश्चन हो गए हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, या फिर मैं कहूँ मैट्रिसेस की एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, तो उसी लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक तो फर्स्ट वाले बॉन्ड में 15,000 है, सेकंड वाले बॉन्ड में भी 15,000 है। तो देखिए आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, 15,000 का 5% क्या होगा, 5% प्लस बचे हुए 15,000 का 7% क्या होगा। तो देखिए 5% 15,000 का निकाल लेते हैं, 15,000 इंटू 5/100 प्लस 15,000 इंटू 7/100 इज 0 से 2 जीरोज कैंसल, 2 जीरोज यहाँ कैंसल, तो 15 इंटू 5 इज 775, तो 750 प्लस 15 इंटू 7 इज 105, तो 1050। आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1800 आएगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, और इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या 1800 आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए 15,000 का 1% क्या होगा, 2 जीरो हटा दो 150, तो 150 इंटू 5 कितना है 750, और ऐसे ही 15,000 का 1% क्या होगा, फिर से 150 को 7% से मल्टीप्लाई कर दो तो 7% आ जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली, तो 1050, आंसर क्या आया 1800। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या निकाला हमने, इंटरेस्ट निकाला। सेम इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेम इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है, और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें निकालना है 2000 इंटरेस्ट के लिए क्या हमारा
डिवीज़न रेशियो होना चाहिए, या किस तरीके से किस किस पहले बॉन्ड में कितना होना चाहिए और दूसरे बॉन्ड में कितना होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो ये तो सेम रहेगा x, और 30,000 माइनस एक्स से मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, और दूसरा मैट्रिक्स 5% के 5/100 और 7/100 इज इक्वल्स टू, इस बार मुझे 2,000 रुपीज़ चाहिए इंटरेस्ट के तौर पर। तो ये एक मैट्रिक्स में मैंने रख लिया, और जब मैं 2,000 रखूँगा तो क्या आएगा, x को 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछली वाले की तरह बिल्कुल 5x/100 प्लस इस पूरे को मैं ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा 7/100 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2,000। ये हमारा रिजल्टेंट है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। 5x माइनस 7x इज -2x/100 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2100, जैसा कि बिल्कुल पिछले वाले में आया था। और दोनों इक्वल मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर के, तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब है 2x/100 प्लस 2100 इज इक्वल टू 2000। तो 2100 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 2x/100। तो 2100 में से 2000 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, इज इक्वल्स टू 2x/100। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 इंटू 100/2 इज इक्वल्स टू x। x क्या आया, x आया 5000। इस बार x की वैल्यू आई 5000, तो मैं रख देता हूँ 5000, और 30,000 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, जो कि सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है हमने, यहाँ लिख लेते हैं 25,000। तो इसको वेरीफाई भी कर लेंगे हम, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए 5,000 को मैंने 5% पर इन्वेस्ट किया, और 25,000 को मैंने 7% पर इन्वेस्ट किया। तो आंसर क्या आएगा, मैंने अभी बताया आपको, 2 0 हटाइए 1% आ जाएगा। 1% को हम 5% बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो 250। और सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, 25,000 का 1% क्या होगा, 250। 2 जीरोस हटा देंगे हम और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 7 ज़ा 175 और एक 0, 1750। रिजल्टेंट क्या है, 2000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हमने आंसर निकाला, एक बार 5000 और एक बार 25,000। फर्स्ट में 5, सेकंड में 25,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन है। और वैसे हम इसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैट्रिक्स का ही चैप्टर है, तो हम इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है बुक शॉप जो रिसीव करेगा मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू। देखिए, अगर हमें इसे सिंपली करना हो तो बहुत इजी है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं और एक बुक की कॉस्ट है 80 रुपीज़, तो डजन मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लेंगे हम, है ना। बट हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा, हमें यूज़ करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो चलिए मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू, कितनी बुक्स हैं हमारे पास, 10, 8 और 10। रिप्रेजेंट, और मैं यहाँ पर डजन है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
रिप्रेजेंट्स द मैट्रिक्स ऑफ बुक्स जो कि अवेलेबल है किसमें, बुक शॉप में। और बी मैं मैट्रिक्स को कह देता हूं, एक बी मैट्रिक्स में मान लेता हूं 80 60 40 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइजेस ऑफ बुक्स को, सेलिंग प्राइजेस ऑफ बुक्स, ठीक है। और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 10 बुक्स हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की है, 10 डजन है, डजन मैंने साइड में मेंशन कर दिया है 12 से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। और तो 80 पहला ही जो कॉस्ट है वो केमिस्ट्री बुक की है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ ले लिया 8, अगर 8 जो है वो 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं तो 8 मैंने सेंटर में लिया है तो यहाँ भी 60। और सेम इसी तरीके से अगर 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं जो मैंने थर्ड एलिमेंट लिए, थर्ड रो में लिया है, कॉलम में, आई एम सॉरी, वो मैंने यहाँ पर थर्ड रो में ले लिया। तो ए बी को जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारा अमाउंट रिसीव्ड होगा, वो हमारा अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, है ना। और वो इसलिए क्योंकि एक रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 1 बाय 1 का मैट्रिक्स आता है, ये सारा फंडा है इसके पीछे। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 10 8 10 80 60 40। तो एक सेकंड के लिए हम अज्यूम कर लेंगे कि मेरे पास 10 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, 8 बुक्स हैं फिजिक्स की और 10 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की। तो उससे एक बुक की कॉस्ट है 80 रुपीज़, कौन सी वाली, केमिस्ट्री वाली। और दूसरी जो है फिजिक्स है, फिजिक्स की एक बुक की कॉस्ट है 60, तो हम 8 करके मल्टीप्लाई 8 बुक्स की निकाल लेंगे। सिमिलरली 10 बुक्स इकोनॉमिक्स की हैं जो एक इकोनॉमिक्स की बुक 40 रुपीज़ कॉस्ट करती है। तो 12 और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40, ये आ जाएगी एक एक बुक की कॉस्ट जो मैंने अज्यूम करी। तो 800 प्लस 80 सॉरी 240 आएगा, ये 6 है, 480 आएगा, 480 प्लस 400। इसमें क्या क्या है, 10 बुक्स केमिस्ट्री ले ली मैंने, 8 बुक्स फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री फिजिक्स, और 10 बुक्स इकोनॉमिक्स ले ली। बट क्योंकि ये 10 8 और 8 10 नहीं है, डजन्स में है ये, तो इसीलिए मैंने 12 भी साथ में कंसिडर किया हुआ है। तो 12 ऐड कर लेंगे तो क्या, 800 प्लस 400, 1200, 12 प्लस 4 1680। टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये थी एक एक बुक के लिए। हमने जैसे देखा कि 10 बुक्स हैं डजन की जगह, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 1680 मल्टीप्लाइड बाय 12, 8 टू ज़ 16 कैरी 1 और 6 टू ज़ 12 और 12 प्लस 1 13, 13 और 8 21, 1 कैरी गया 2 और 2 टू ज़ 4 प्लस 2 1 ज़ 2 और 4 और 10, 1 0 1 6 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि बुक स्टोर रिसीव करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर 2 आना है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, 20160, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो बुक स्टोर अमाउंट रिसीव करेगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। काफ़ी यूनिक और इजी मेथड है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए साथ में दी हुई हैं कुछ कंडीशंस, तो चलिए पढ़ लेते हैं इन्हें। क्या है, अज्यूम एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 p/k रेस्पेक्टिवली है। यानी कि x का ये है
पहला वाला x का, दूसरा वाला y का, तीसरा वाला z का, फोर्थ वाला w और फिफ्थ p। ये मैट्रिसेस के ऑर्डर दे दिए। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wq विल बी डिफाइंड। तो देखिए py प्लस wq को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या इनकी वैल्यूज आनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखो पहली बात तो पी वाई को मल्टीप्लाई होने में, मैंने यहाँ पर अगर p का ऑर्डर लिख देता हूँ, p का ऑर्डर है p बाय k और y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर है 3 बाई के। अंदर वैल्यू कुछ भी हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फॉर्मेबल हो ये, उसके लिए क्या नेसेसरी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में आगे है उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर k है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर आनी चाहिए, यानी k इज इक्वल टू एक तो 3 होना चाहिए। तो पी वाई का जो रिजल्टेंट आएगा, पी वाई का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा p इज इंटू के, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू वाई की बात कर लेते हैं हम। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, पहले डब्ल्यू का ऑर्डर लिखेंगे n बाई 3 और y का ऑर्डर वही 3 बाई के। तो सेम वही है, ये प्री मल्टीप्लायर हो जाएगा, ये पोस्ट मल्टीप्लायर हो जाएगा। प्री मल्टीप्लायर की नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि 3 हैं इक्वल होनी चाहिए पोस्ट मल्टीप्लायर की नंबर ऑफ रोज के। यहाँ पर इक्वल है तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो डब्ल्यू वाई है, पी वाई का तो मैंने जो रिजल्टेंट है वो लिख दिया विद ऑर्डर, ऑर्डर की ही बात होगी यहाँ, जब भी तो हम कर पाएंगे उसे। और डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, n मल्टीप्लाइड बाई के, यानी n बाई के। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ और बताता हूँ उसके बाद हमें क्या करना है। तो देखिए अब जब हमने एडिशन की बात की थी, मान लेते हैं मेरे पास a प्लस बी, ए और b दो मैट्रिक्स हैं, तो a प्लस बी जब ही पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। हमारा पहला k क्या था, k था 3 और इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। तो देखिए p इज इक्वल्स टू n होना चाहिए और k तो k के इक्वल है ही, जो कि हमें यहाँ मिल भी गया था 3, है ना। तो p अगर n के इक्वल होगा तो ये रिजल्टेंट जो मैट्रिसेस हैं एडिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर मैं कहूं तो कॉन्फॉर्मेबल हो जाएंगे मैट्रिसेस की लैंग्वेज में। तो p इज इक्वल्स टू n और k इज इक्वल्स टू 3, जिस भी ऑप्शन में हमें ये दिख जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं, ए ऑप्शन है k इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू n, और यही हमारी कंडीशन भी है, तो हमें पहले ही ऑप्शन में दिख गया, तो हमारा आंसर है ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। तो जरा मैं इसे इरेज कर देता हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ n इज इक्वल्स टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो देखिए जो x का ऑर्डर है क्या है, x का ऑर्डर है 2 बाई n, तो 2 बाई n, और तो इसका मतलब यह है जब हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करा एक मैट्रिक्स को, तो अंदर स्केलर जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट एक स्केलर जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं करता। इसका मतलब सीधा सा ये निकल के आया कि 7x का ऑर्डर जो होगा वो भी 2 बाई n ही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होता स्केलर के मल्टीप्लाई करने से, एंड 7 इज अ स्केलर। सिमिलरली z का ऑर्डर क्या है, देखिए x y z तीसरे नंबर पर है, तो ये z का ऑर्डर है। तो z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2 बाई p। अब देखिए वही बात सेम है यहां पर, 7x माइनस 5z को मैं 7x प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दूं 5 में z, ये लिख सकता हूं, यानी -5 इज ऑल्सो अ स्केलर। और मैंने अभी आपको बताया कि एक स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करता है, तो -5z क्या हो जाएगा, -5z का ऑर्डर भी 2 बाई p हो जाएगा, है ना। तो 7x माइनस 5z को मैं लिख सकता हूं 7x प्लस -5z। उसके बाद 7x का ऑर्डर क्या है मैंने यहां पर लिखा और बताया कि स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर चेंज नहीं होता है।
तो इसका ऑर्डर मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा 2/n प्लस -5z जो कि ये है। यहाँ पर भी इसका ऑर्डर क्या आया, 2/p आया ऑर्डर, तो 7x - 5z। अब देखिए यहाँ हमें दिया है n इज इक्वल टू p, तो मैं n की जगह p रख देता हूँ, है ना। तो 2/p प्लस 2/p, 2/p। तो अभी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए मान लेते हैं ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो इनका ऑर्डर सेम होगा तो ही ये ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनका जब ऐड होकर के जो रिजल्टेंट आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी 2/p ही होगा। तो 2/p देख लेते हैं किसी ऑप्शन में है, और 2/p देख लेते हैं ए में तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि 2/p इज इक्वल टू p/2 होगा मैट्रिक्स के ऑर्डर के केस में, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और 2/n, और देखिए 2/p और p इज इक्वल टू तो n है, तो ऑर्डर जो है 2/n या 2/p जो भी मुझे मिल जाता है वो ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2/n या 2/p में से जो भी मिल गया, तो अभी मुझे 2/n मिल गया है, मैं इसको होल्ड पर रखता हूँ। 2/p मुश्किल ही मिलेगा अब तो शायद। n/3 तो हमारा है नहीं, तो ये भी नहीं, p/n भी नहीं है, 2/p या 2/n है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, और इसी के साथ ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो अब हमने एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।